आज हम बात करने वाले हाइगन के तरंग सिद्धांत के बारे में। देखना, ये वाला जो आपका सिद्धांत है ना, वो सिद्धांत प्रस्तुत हुआ था 1678 में। कहाँ पर हुआ था? 1678 में। एक साइंटिस्ट थे हाइगन, जब डिबेट चल रही थी कि प्रकाश किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, क्या वो कण से मिलकर बना है या वो तरंग के समान बिहेवियर प्रदर्शित करता है, बात चल रही थी। तो न्यूटन नामक साइंटिस्ट ने 1675 में क्या ला दिए थे? अपना कणिका सिद्धांत, कि प्रकाश किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। हाँ, ठीक उसी टाइम पर और एक साइंटिस्ट थे हाइगन, हाँ, वो भी इसी में लगे हुए थे। तो उन्होंने कहा था कि जो आपका प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बना है, प्रकाश जो है तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। इन्होंने उसी टाइम पे कहा था, लेकिन न्यूटन अपने आप में एक बड़ा नाम हो चुका था। उन्होंने इतने सारे गति के नियम दिए, बहुत सारे कुछ चीज दिए थे, तो लोगों ने इन्हें एकदम बाजू में कर दिए। बोल दिए क्या कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, हमारे न्यूटन साहब सही बोलते हैं हमेशा। तो उन्होंने, सभी लोगों ने, जितने भी थे, उन लोगों ने हाइगन को हटाया और बोले कि प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार नहीं करता, वो केवल किसकी भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है? कण की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। लोगों ने मानना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, फिर क्या कहा, फिर उनके जो सिद्धांत के द्वारा हम क्या क्या चीज नहीं समझा सकते थे। सबसे पहली बात तो व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण। तब वहां पर लोगों को क्या होना, थोड़ा संदेह उत्पन्न हुआ कि यार ये सही भी बोल रहे होंगे शायद, कि जो आपका प्रकाश है वो तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। हाँ, तब इनकी जो थ्योरी थी जो 1678 में आई थी, उस पर थोड़ा ध्यान दिया गया। हाँ, तो बात समझ में आई थी। न्यूटन अपने आप में एक बड़े साइंटिस्ट थे, उनके सामने हाइगन कुछ नहीं थे, इसलिए उनकी थ्योरी को ऊपर रखी गई। लेकिन जब उनकी इसमें भी ड्रॉबैक्स आने लगे, कमी आने लगी, तो उन्हें थोड़ा वो कर दिया गया और हाइगन की भी सुना गया। तो ये था बेसिकली, ये जो आपका सिद्धांत कब प्रस्तुत हुआ? 1678 में प्रस्तुत हुआ। इन्होंने जो सबसे बात कही थी अपने सिद्धांत में, वो क्या कही थी कि जो आपका प्रकाश है वो किसके समान व्यवहार प्रदर्शित करता है? तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। मतलब जो आपका प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर नहीं बना, नहीं, वो कणों से मिलकर बना है। उन्होंने कहा कि जो आपका प्रकाश होता है वो तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। किसकी भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है? तरंग की भांति व्यवहार प्रदर्शित करता है। और इन्होंने, देखो, तरंग आपकी बहुत प्रकार की होती है, और इन्होंने कहा था कि ये वाली जो तरंग होती है वो कौन सी तरंग होती है? यांत्रिक तरंग। मतलब जो आपका प्रकाश है वो एक प्रकार की यांत्रिक तरंग है। कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। अब यदि आपका प्रकाश कैसी तरंग है? यांत्रिक तरंग है। तो यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती है जिन्हें चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। यदि आपका माध्यम नहीं है तो यांत्रिक तरंगे चल नहीं सकती। जैसे कि यदि मैं बात करूं ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे है। ये आपको, यदि ध्वनि तरंगों को संचरित करना है तो माध्यम की आवश्यकता होती है। तो जितने भी यांत्रिक तरंगे होती है उन्हें किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन्होंने यही कहा हाइगन ने कि जो आपका प्रकाश होता है वो कणों से मिलकर नहीं बना है, वो एक तरंग होती है, और वो भी कौन सी तरंग? यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंगे वे तरंगे होती है जिन्हें गमन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। अब सबसे पहला सवाल पहले पॉइंट से खड़ा हो गया कि जब आपका प्रकाश एक यांत्रिक तरंग है, चलो मान लिए, तो ये बताओ तुम कारण, ये रहा आपका सूर्य, ये रही आपकी क्या? पृथ्वी। अब बताओ, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कोई माध्यम है? नहीं है। अब जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में माध्यम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है, प्रकाश पृथ्वी पर आ ही नहीं सकता सूर्य से। लेकिन प्रकाश पृथ्वी पर आता है सूर्य से। मतलब आप गलत बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो कि प्रकाश यांत्रिक तरंग है। नहीं, न्यूटन ही सही कह रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने इसका भी कारण दिया। इन्होंने क्या कहा कि इस दुनिया में, इस सारे संसार में बहुत सारे माध्यम होते हैं, और उनमें और एक माध्यम होता है आपका ईथर माध्यम। कौन सा माध्यम होता है आपका? ईथर माध्यम। ये वाला ईथर वो केमिस्ट्री का नहीं है, ROR वाला नहीं, ईथर नहीं, ROR वाला ईथर नहीं है, ये आपका अलग ही है, ईथर माध्यम। उन्होंने कहा कि संपूर्ण संसार में जहां कुछ नहीं होता वहां कौन सा माध्यम होता है? ईथर माध्यम होता है। उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि जो आपका ईथर माध्यम है वो पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्याप्त है। वो माध्यम हर जगह पाया जाता है। यदि कहीं पर ठोस माध्यम है तो वहां पर ईथर माध्यम भी होगा, द्रव माध्यम है तो भी ईथर होगा, यदि गैस माध्यम है तो भी ईथर होगा, और यदि कुछ नहीं है तो भी वहां पर कौन सा माध्यम होगा? ईथर माध्यम होगा। मतलब इन्होंने ये कहा कि जो आपका ईथर माध्यम होता है वो सर्वव्याप्त है। कैसा है वो? सर्वव्याप्त है। हाँ, अब देखो, ईथर माध्यम की कुछ खासियत होती है। वो खासियत ये होती है कि इनकी जो प्रत्यास्थता होती है वो कैसी होती है? अधिक होती है। ईथर माध्यम की जो प्रत्यास्थता होती है वो कैसी होती है?
बहुत अधिक होती है। हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि जो इन ईथर माध्यम का घनत्व होता है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है। क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इन्होंने सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट क्या कहा, प्रकाश यांत्रिक तरंग है और यांत्रिक तरंग वे तरंग होती है जिन्हें संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इन्होंने ये कहा सेकंड पॉइंट में अपना कि जो आपका इस संपूर्ण संसार में कौन सा माध्यम व्याप्त है, एक ऐसा माध्यम व्याप्त है जिसकी प्रत्यक्षता बहुत अधिक होती है और घनत्व भी बहुत कम होता है। उस माध्यम को क्या कहते हैं, ईथर माध्यम कहते हैं। मतलब आपकी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन सा माध्यम है, आपका ईथर माध्यम है। और यांत्रिक तरंगों संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम तो मिल गया, मतलब इनकी थ्योरी के हिसाब से सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आ सकता है। ये बात को समझाई जा सकती है। हाँ, तो इन्होंने सेकंड पॉइंट क्या माना कि संपूर्ण दुनिया में कौन सा माध्यम व्याप्त है, ईथर माध्यम व्याप्त है। हालांकि ऐसा कोई माध्यम नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग मानते हैं अभी भी, लेकिन ऐसा कोई माध्यम नहीं है ईथर माध्यम। इस माध्यम को उन्होंने क्या नाम दिया, आदर्श माध्यम नाम दिया। कैसा माध्यम नाम दिया, आदर्श माध्यम। और आदर्श इस दुनिया में विद्यमान एग्जिस्ट ही नहीं करता आदर्श जैसा कोई सेंटेंस। हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि ये जो आपका प्रकाश है वो कहाँ पर गति करता है, निर्वात में भी गति कर सकता है। हालांकि उस वक्त निर्वात नहीं दिया गया, उन्होंने बोला था कि निर्वात जैसा कुछ होता ही नहीं है, होता है तो केवल क्या, ईथर माध्यम। यहाँ पर निर्वात नहीं, यहाँ पर ईथर माध्यम है। हाँ, तो इन्होंने ये कहा कि जो निर्वात है इनका मतलब ईथर माध्यम, इनका मतलब ईथर माध्यम से था। निर्वात में भी कौन सा माध्यम है, ईथर माध्यम, इन्होंने ऐसा कहा। तो निर्वात में जो वेग होता है इन्होंने क्या बताया, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड ही बताया। हाँ, जो इनका फोर्थ पॉइंट था, इन्होंने एक बड़ी अटपटी बात कही। इन्होंने ये कहा कि जो आपकी प्रकाश तरंग होती है वो कैसी तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य तरंग वास्तव में नहीं होती है प्रकाश तरंग। प्रकाश तरंग कैसी तरंग है, आपकी अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि प्रकाश तरंग कैसी तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है। तो देखो वास्तव में कौन कौन सी बात सही है अभी के हिसाब से। तो सबसे पहली बात ये भी गलत है, प्रकाश तरंग तो है लेकिन यांत्रिक तरंग नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, पहली बात। लास्ट पॉइंट, जो आपकी प्रकाश तरंग है वो कैसी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। बाकी ये ईथर माध्यम, ये तो कुछ लोग अभी भी मानते हैं जबकि ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, और ये तो हमेशा से ही सत्य था। तो बात आई समझ में आई। ये आपके 4 पॉइंट थे कि जो प्रकाश है वो कैसी तरंग है, यांत्रिक तरंग है। जिसके संचरण के लिए ईथर माध्यम की थ्योरी मानी गई। इसकी प्रत्यक्षता बहुत अधिक होती है, घनत्व बहुत कम होता है। माना गया कि ये प्रकाश तरंग कैसी तरंग होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है। जबकि वास्तव में प्रकाश तरंग कैसी होती है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ तरंग का मतलब होता है ये लंबवत, है ना, मतलब ऐसे लंबवत, ये होती है आपकी अनुप्रस्थ तरंग। लेकिन उन्होंने क्या माना था, अनुदैर्ध्य माना था। और चौथा क्या था, निर्वात में जो वेग होता है वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये 4 पॉइंट हो गए आपके। अब इन्होंने 5वां पॉइंट ये बताया आपका कि क्या था, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है, आपकी अधिक होती है। न्यूटन ने कहा था और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। लेकिन हाइगन ने कहा कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। और इन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा स्पष्ट भी कर दिया, तरंग सिद्धांत के द्वारा। जब प्रकाश को हम तरंग के रूप में मानते हैं तो वहां से पता चला कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कैसी होती है, कम होती है। ऑब्वियस सी बात है, जो आपकी तरंग होती है जब उसके सामने अवरोध आएंगे तो वो धीरे चलेगी, और यदि उसके सामने अवरोध नहीं आएंगे तो वो क्या करेगी, फास्ट स्पीड करेगी। तो वैसे ही सघन माध्यम मतलब बहुत सारे कण पास होंगे तो वहां पर तरंग क्या चलेगी, धीमी चलेगी। और विरल माध्यम यानी कण बहुत दूर दूर है तो वहां पर प्रकाश जो आपकी तरंग है वो तेज चलेगी। तो ऐसे स्पष्ट हो रहा था कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक होती है। हाँ, इन्होंने ये भी कहा कि जो छठा पॉइंट मान सकते हैं, इन्होंने ये भी कहा कि जो आपकी प्रकाश तरंगे होती है ना, प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों से मिलकर बना होता है, बैजनी हपीनाला। इन सभी का जो तरंगदैर्ध्य होती है और आवृत्ति होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। ये भी इन्होंने कहा था। बात आई समझ में। तो ये आपके थे 6 पॉइंट। देखो, हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा आप किसे स्पष्ट कर सकते हो, परावर्तन को स्पष्ट कर सकते हो। मतलब परावर्तन की घटना किस प्रकार से होती है
उसके द्वारा आप स्पष्ट कर सकते हो परावर्तन को। हाइगन के तरंग सिद्धांत के जितने भी 6 पॉइंट थे, यदि आप उनको मानते हो, हर एक चीज को फॉलो करते हो, तो आप ये परावर्तन की घटना को बहुत ही आसानी से स्पष्ट कर सकते हो। दूसरी घटना कौन सी थी आपकी? अपवर्तन। अपवर्तन को भी आप स्पष्ट कर सकते हो। तीसरी घटना थी आपकी प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करता है? सरल रेखा में गमन करता है। ये भी आप स्पष्ट कर सकते हो इसके द्वारा। अब कैसे कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। देखो, प्रकाश को इन्होंने क्या माना? कौन सी तरंग माना? यांत्रिक तरंग माना। हाँ, और इन्होंने ये भी कहा कि ये जो आपकी यांत्रिक तरंगे होती है, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो कैसी होती? बहुत ही कम होती है। इन यांत्रिक तरंगों जो कि प्रकाश है, इनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है बहुत ही कम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये पहली तरंग हो गई, ये आपकी दूसरी तरंग हो गई। किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है और किसकी तरंग दैर्ध्य कम है? ऑब्वियस सी बात है, इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक है। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? जब एक पूरा आपकी तरंग पूरा होती है, एक तरंग जब पूरी होती है तो उसकी जो भी लंबाई होती है, वेव लेंथ इंग्लिश में कहते हैं, वेव की लेंथ, है ना। तो एक वेव की जितनी भी लेंथ होती है उसे क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं। यहाँ पर वेव की लेंथ इतनी सारी है, जबकि यहाँ पर इतनी सी है। तो बताओ कहाँ पर तरंग दैर्ध्य अधिक है? यहाँ पर तरंग दैर्ध्य अधिक है, यहाँ पर तरंग दैर्ध्य कम है। तो इन्होंने यही कहा हाइगन ने कि जो आपकी तरंगे होती है, यांत्रिक तरंगे होती है, उनकी जो तरंग दैर्ध्य होती है बहुत ही कम होती है। अब जैसे कि आपकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती तो आप ये स्पष्ट नहीं कर सकते थे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। क्यों? क्योंकि यदि आपका इस प्रकार से आपकी तरंगे हैं तो यहाँ कहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि सीधी रेखा में गमन कर रही है। लेकिन यदि आपकी तरंग दैर्ध्य कैसी हुई? कम हुई, तो स्पष्ट हो सकता है कि ये सरल रेखा में गमन कर सकती है। कैसे? यदि देखो ऐसे, ये यदि आपकी इस प्रकार से तरंग है तो देखो आप इसे मान सकते हो कि सीधी सरल रेखा में गमन कर रही है सरल रेखा में गमन। लेकिन यदि इनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा लगती है तो कहाँ से स्पष्ट हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि वक्र के रूप में गमन कर रही है। हाँ, तो इस सिद्धांत के द्वारा आप ये स्पष्ट कर सकते हो कि आपका प्रकाश एक सरल रेखा में गमन कर सकता है। और इन्होंने क्या माना कि जो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है ये इन यांत्रिक तरंगों क्या होती? बहुत ही कम होती है। चौथा क्या था? इस घटना के द्वारा व्यतिकरण को स्पष्ट कर सकते हो। किसे स्पष्ट कर सकते हो? व्यतिकरण को। और किसे स्पष्ट कर सकते हो? विवर्तन को स्पष्ट कर सकते हो। बस आप इन 5 घटनाओं को स्पष्ट कर सकते हो। इनकी सबसे बड़ी कमी ये थी कि इस सिद्धांत के द्वारा जितने भी पॉइंट थे आप उसको मानते भी हो तो किस घटना को स्पष्ट नहीं कर सकते? ध्रुवण की घटना। क्योंकि ध्रुवण की जो घटना है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की घटना है। हाँ, ये आपकी इन्होंने तरंगों क्या माना था? यांत्रिक तरंग माना था। अब यांत्रिक तरंग माना था तो ध्रुवण की घटना स्पष्ट नहीं करती, वो केवल कौन करती है? विद्युत चुंबकीय तरंग करती। तो इनकी कमी थी कि ध्रुवण की घटना को नहीं दिखा पाए, बाकी इन 5 घटना को प्रदर्शित कर दिए। अब देखो यहाँ पर भी आपके परावर्तन के कितने नियम थे? 2 नियम थे, जिसमें से जो आपका पहला नियम है I = R, इस नियम को भी इन्होंने अपने सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के कैसे बराबर होता है। और अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? 2, जिसमें से दूसरा आपका नियम क्या था? स्नेल का नियम, sin A/sin R = क्या होता है आपका? हाँ, या बोल सकते हैं नियतांक होता है। तो इस सिद्धांत के द्वारा आप परावर्तन का ये वाला नियम और अपवर्तन का ये वाला नियम क्या कर सकते हो? अच्छी प्रकार से स्पष्ट कर सकते हो। हाँ, और बेसिकली ये हमारे सिलेबस में भी है। आपको इस सिद्ध करना कि I = R हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा, sin A/sin R = नियतांक तरंग सिद्धांत के द्वारा करना रहता है।